लेकिन केतु सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का ही प्लैनेट नहीं है। हालांकि स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअलिटी या हिंदी में हम मुक्ति या लिबरेशन भी बोल सकते हैं इसको, तो केतु सिर्फ मुक्ति, स्पिरिचुअलिटी, इन्हीं सब चीजों का प्लैनेट नहीं है। केतु प्लैनेट है आत्मज्ञान का भी। केतु को समझना ज्ञान के रूप में संभव नहीं। अगर हमने कोई किताब पढ़ी और किताब पढ़ के सोच रहे हैं कि केतु को हमने जान लिया, तो वो गलत है, क्योंकि केतु समझने वाला ग्रह नहीं है। समझे? अगर आप केतु को ये कहोगे मैं केतु को सीख लूं, मैं पता कर लूं कि केतु कार्य कैसे करता है, तो ये एक बड़ी ही विचित्र बात हो जाएगी, क्योंकि केतु महसूस करने वाली चीज है। आप कहो मुझे मुक्ति को जानना है, आप कहो मुझे मुक्ति को जानना है, तो मुक्ति को कैसे जान पाओगे आप कैसे पता कर पाओगे मुक्ति क्या है? आप किसी को ये कहो कि भाई हमने किसी को घर में बंद किया हुआ है, हमने गेट खोल दिया, उसको बोल दिया जा भी तू बाहर जा, तू मुक्त हो गया। दैट इज नॉट मुक्ति, दैट इज अ स्टेट ऑफ माइंड कि आप एक जगह बंद थे, अब आपको खोल दिया गया है। बट जिस मुक्ति की हम बात कर रहे हैं वो आंतरिक मुक्ति है। वो मुक्ति है जो हमें अपने जीवन में फील होती है कि हाँ, हम चीजों से बंधे हुए नहीं है। इसलिए जो केतु ड्रिवन व्यक्ति होगा, तो जीवन में केतु से ड्रिवन व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति होगा जो संसारिक प्रभावों से मुक्त होगा। अब केतु को लेकर एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन क्या है कि जो केतु ड्रिवन व्यक्ति है वो संसारिक कार्य नहीं कर सकता। जो केतु ड्रिवन व्यक्ति है वो संसारिक कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि केतु ड्रिवन व्यक्ति के लिए क्या अच्छा लगेगा कि वो अपना भगवा कपड़े पहने, कहीं किसी जगह जाए, साधना करे। संसार में रहते हुए भी व्यक्ति तरीके से कार्य कर सकता है, क्योंकि केतु की एक सिग्निफिकेशन है जिसको हम सबको समझना पड़ेगा, दैट इज त्याग, बलिदान और व्हाट वी कॉल सैक्रिफाइस। और अगर आप पूछो कि राहु क्या है, मैं कहूं कि राहु को एक वर्ड में डिफाइन करो कि हु इज राहु, तो मैं क्या कहूंगा? राहु इज द ऑब्जर्वर। राहु इज द ऑब्जर्वर। मैं कहूंगा हु इज वीनस, आप कहेंगे वीनस इज द वेल्थ। शुक्र क्या है? शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र धन है। हु इज बृहस्पति? बृहस्पति नॉलेज गिवर, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। हु इज मरकरी? मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ इंटेलेक्ट, सूझबूझ का प्लैनेट है, समझ का प्लैनेट है, चतुराई का प्लैनेट है। तो व्हाट इज केतु? केतु कौन है? तो केतु को बोलो केतु इज द गिवर। अगर इस दुनिया में, अगर हमारे नवग्रहों में अगर वास्तविक रूप से कोई ग्रह देने वाला ग्रह है, जो देना जानता है, अब आप कहो कि जी देने का काम तो बृहस्पति का भी है, बृहस्पति तो ज्ञान देता है, शुक्र भी दैत्य गुरु है, ज्ञान देने का काम शुक्र भी है, लेकिन ये सिर्फ ज्ञान को देने की बात कर रहे हैं। ये किसको देने की? ज्ञान को देने की। अगर मैं कहूं एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास धन भी है, जिसके पास ज्ञान भी है, जिसके पास अपना शरीर भी है, वो अपना शरीर समर्पित करने को तैयार है, अपना ज्ञान समर्पित करने को तैयार है, अपना धन समर्पित करने को तैयार है, तो वो बृहस्पति नहीं है, वो शुक्र नहीं है, वो एक ही ग्रह है, वो है केतु। इसलिए जब बात गिवर की आएगी कि एक गिविंग कैपेसिटी किसमें है, एक देने का भाव किसमें है, तो वो केतु है। इसलिए हम केतु को एक और सिग्निफिकेशन के रूप में भी जानते हैं, दैट इज इंटेंशन, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? भाव। अब कई लोग सोचते हैं ना कि भाई केतु की कोई इंपॉर्टेंस तो पता चले हमें, केतु की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक बात सदैव याद रखना, एकमात्र ग्रह जो आपको साक्षात ईश्वर से जोड़ता है वो सूर्य नहीं है, वो बृहस्पति नहीं है, वो चंद्रमा नहीं है, वो केतु है। बृहस्पति आपको ज्ञान दे देगा, लेकिन ईश्वर को आपके ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। शुक्र आपको धन दे देगा,
ईश्वर को आपके धन से कोई लेना देना नहीं है। मरकरी आपको बुद्धि दे देगा, ईश्वर को आपकी बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन केतु आपके अंदर एक भाव देगा, और ईश्वर को किसकी भूख है? ईश्वर को भाव की भूख है। सुना है ना कि ईश्वर किस चीज के भूखे हैं? ईश्वर भाव के भूखे हैं। वो जो भाव आता है ना आपके अंदर, कुछ देने का भाव आता है, वो ईश्वर के प्रति जो भाव उठता है, जो ये कहता है कि ईश्वर जो दिया तूने दिया है, वो भाव जो उठता है वो केतु का भाव है, वो केतु का भाव। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा होगा, क्या होगा? ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा होगा। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि ईश्वर के प्रति कुछ ऐसा भाव रखना कि हर क्षण ईश्वर को ध्यान में रखकर यह कहना कि जो दिया है तूने दिया, मेरा कुछ भी नहीं है। हालांकि केतु इज द प्लैनेट ऑफ किंगशिप एंड केतु इज द प्लैनेट ऑफ इमेंस जॉय। तो कई लोगों के दिमाग में यह आया होगा कि ये कोई नया केतु जो है मार्केट में आ गया क्या, जो हमें इमेंस जॉय की बात कर रहा है। क्योंकि जॉय के रूप में तो हम मरकरी को देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट है जो आपको एंजॉयमेंट कराएगा, वो मरकरी है। लेकिन इमेंस जॉय को अगर हम सिर्फ शब्दों से पकड़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक त्रुटि दिखाई देगी। इसलिए जिस इमेंस जॉय की हम बात करते हैं, हम उस इमेंस जॉय की बात करते हैं जो एक ऐसे सोल को फील होता है जो अपने आप को फ्री फील करता है। इसलिए 8 के 8 ग्रह आपको बांधने आते हैं। बृहस्पति अपने ज्ञान से बांधने आता है। अब कई लोग बोलेंगे भाई मेरा जुपिटर बहुत अच्छा है। तो जब जुपिटर बहुत अच्छा होगा तो व्यक्ति किसके पीछे भागेगा? ज्ञान के पीछे भागेगा। जिसका मरकरी बहुत मजबूत होगा वो किस चीज के भागेगा? मौज मस्ती के लिए भागेगा, कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए भागेगा। जिसका शुक्र बहुत अच्छा होगा वो किसके पीछे भागेगा? वो प्रेम के पीछे भागेगा, वो कंफर्ट के पीछे भागेगा, वो वेल्थ के पीछे भागेगा। जिसका सूर्य बहुत अच्छा होगा वो किस चीज के पीछे भागेगा? वो फेम के लिए जाएगा, वो अथॉरिटी के लिए जाएगा। जिसका चंद्र बहुत अच्छा होगा वो किस चीज की तलाश करेगा? वो मानसिक सुख के पीछे भागेगा। वो कहेगा मुझे मन की शांति दे दे ईश्वर कहीं से। किसी का मंगल बहुत अच्छा होगा तो वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के पीछे भागेगा कि कहीं ना कहीं से ईश्वर मुझे वो पावर दे दे जिस पावर के चलते मैं दुनिया से लड़ पाऊं। लेकिन सिर्फ एक ग्रह ऐसा है जो आपको यह कहेगा कि तुझे किसी के पीछे भागने की आवश्यकता है ही नहीं, जो है वो अभी है। और अगर तुझे इस चीज की प्राप्ति करनी है तो उस प्राप्ति का एक ही मार्ग है, और वो है सब चीजों से मुक्त हो जाना। इसलिए ना ज्ञान, ना बृहस्पति आपको मुक्ति दे सकता, ना शनि आपको मुक्ति दे सकता। आपको मुक्ति सिर्फ एक प्लैनेट दे सकता, केतु। इस कारण से इसको मुक्ति का कारक कहा है। सिर्फ एक ग्रह ऐसा है, एक ग्रह। बाकी 9 ग्रहों में और कोई प्लैनेट नहीं है। इसलिए जब कभी किसी की केतु की महादशा आती है या केतु की अंतर्दशा आती है तो आप अपने जीवन में लोगों को मुक्त होते हुए देखो। या तो तुम्हारे परिवार से कोई व्यक्ति मुक्त हो गया, यानी कि ईश्वर के पास चला गया। और अगर मैं कहूं कि केतु के टाइम पीरियड पर आपके परिवार में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, कोई व्यक्ति आपके घर में जन्मा, बच्चे के रूप में जन्मा या किसी भी रूप में जन्मा, तो उसको तुम क्या कहोगे? वो कोई मुक्ति नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्योंकि कोई एक जीवात्मा जो आने के लिए कहीं बंधी हुई थी, अब वो मुक्त होकर दोबारा जन्म लेकर तुम्हारे जीवन में आ गई। इसलिए बहुत बारी तुम्हें केतु की महादशा या केतु की अंतर्दशा में अपने परिवार से कोई जाता हुआ दिखेगा या परिवार में कोई आता हुआ दिखेगा। दिस इज द रीजन फॉर दैट। क्योंकि हमेशा एक बात कही है कि ग्रह जब जागृत होगा तो सर्वप्रथम वो किस चीज को जागृत करेगा? सर्वप्रथम वो जागृत करेगा अपने कारक तत्वों को। केतु एक फकीर है, केतु एक साधु है जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ अपने मुक्ति के मार्ग पे चल रहा है। इसलिए हमारा जो ऑकल्ट है, हमारा जो ज्योतिष है, ये किस ग्रह के अधीन आता है? ये केतु के अधीन आता है। इसलिए अगर तुम मुझसे पूछो
कि अगर तुम ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो और तुम चाहते हो कि सामने वाले को मैं कुछ ऐसी गाइडेंस दूं कि उसको बहुत अच्छा कुछ उसके जीवन में हो जाए, तो उसके लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो स्थिति है केतु की, वो कौन से भाव में है? दैट इज केतु इन द 9th हाउस। तो अगर किसी का भी केतु 9th हाउस में दिखे तो वो एक श्रेष्ठ गाइडेंस गिवर व्यक्ति होगा। कि अगर किसी व्यक्ति के 9वें भाव में केतु हो और वो वास्तविक रूप से उसने अपने जीवन में केतु को भी जागृत रखा हो, जागृत रखने का अर्थ क्या है कि बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे ना भागता हो, तो उससे अच्छी गाइडेंस, उससे अच्छा सॉल्यूशन आपको कोई दे नहीं सकता है, याद रखना है। ये जो व्यक्ति है जिसका केतु 9वें भाव में है, और ये व्यक्ति अगर वास्तविक रूप से केतु को अपने साथ लेकर चल रहा है, तो ये उन व्यक्तियों को भी अपने गाइडेंस से रिलीफ दे सकता है जिनको जीवन में कहीं अपनी समस्या का हल ना मिला हो। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, ये इस ग्रह की पावर है, ये किसी और ग्रह की पावर नहीं है। अब आप कहोगे कि मैं तो ये बोलता हूं हमेशा कि गाइडेंस गिवर कौन सा प्लेनेट है? गाइडेंस गिवर के गुरु है, गाइडेंस का काम तो गुरु का देना है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि गुरु का भाव कौन सा है? 9th हाउस। और स्पिरिचुअलिटी का कारक ग्रह कौन है? केतु। तो यही वो व्यक्ति है जो आपको ऐसी आध्यात्मिक गाइडेंस या ऐसी स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकता है जो आपके लिए श्रेष्ठ हो। और केतु आपके लिए 9th हाउस में अच्छा है कि बुरा है, इसकी एक पहचान तुम लोगों को बता देता हूं, ताकि किसी का केतु अगर तुम्हें 9th में दिख जाए तो आम तौर पर केतु 9th हाउस का आपको नर संतान अवश्य देता है। और फर्स्ट चाइल्ड जो आपका होगा, जो प्रथम संतान आपकी होगी, वो बहुत हद तक नर संतान होगी। कब? जब केतु आपके 9th हाउस में। एंड इफ यू हैव केतु इन द 9th हाउस, यू डू नॉट हैव अ मेल चाइल्ड, मीन्स योर केतु इज इन प्रॉब्लम। आपका केतु प्रॉब्लम में है। जब हम कुल की बात करते हैं, हम कहते हैं कुल देवता। तुम्हारा कुल देवता कौन है? तुम्हारी कुल देवी कौन है? कि बहुत से लोगों का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो अगर अपने उन देवताओं को ना पूजे, अगर उनकी वर्शिप ना करें या उसके अंदर किसी प्रकार की त्रुटि कर दें, तो उनको जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये खेल किस चीज का है? ये खेल है स्पिरिचुअल बिलीफ का, जिस बिलीफ को वो लेके चल रहे हैं कि वास्तविक रूप में ये देवता यहां पर किसी शक्ति के रूप में यहां पर विराजमान है। तो सारी बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। इस वजह से याद रखना कि कभी भी तुम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओगे और देखोगे कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो वंश दर वंश चली आ रही है, यानी कि पीढ़ियों से चली आ रही है, जैसे कभी तुम किसी घर में जाओगे तो तुम ये पाओगे कि कुछ वंश ऐसे होते हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहां पर मेल चाइल्ड कभी सही रह नहीं पाता। कोई ना प्रॉब्लम जो है वो मेल चाइल्ड को रहेगी, फीमेल जो है वो ठीक है। कुछ जगह आपको ऐसा दिखेगा कि यहां पर मां बाप को औलाद का सुख नहीं मिलता है। इस परिवार में, इस परिवार का इतिहास उठा के देख लो, मां बाप को सुख नहीं मिलता है। इस परिवार का इतिहास उठा के देख लो, यहां पर मेल चाइल्ड्स को समस्या आती ही आती है। जब आपको जीवन में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, वहां आपको आंसर एक ही प्लेनेट करेगा, दैट प्लेनेट इज केतु। क्योंकि वो प्रॉब्लम किसकी है? वो प्रॉब्लम जड़ की है, वो प्रॉब्लम रूट्स की है। रूट्स क्या है? रूट्स केतु है। रूट्स क्या है? रूट्स केतु है। इसलिए तुम्हारी रूट्स या मेरी रूट्स किससे जुड़ी हुई है? मेरी रूट्स देवी देवताओं से जुड़ी है या मेरे एंसेस्टर्स से जुड़ी है? मेरे एंसेस्टर्स से जुड़ी है, मेरे पितरों से जुड़ी हुई है। इसलिए पितरों को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट कौन है? दैट इज केतु। केतु रिप्रेजेंट्स योर एंसेस्टर्स। अगर आपको अपने पितरों के बारे में जानना है तो केतु विल टेल यू। एंड जैसा मैंने यहां पर लिखा कि केतु इज नॉट ओनली द प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मुक्ति, इट इज द प्लैनेट ऑफ त्याग, बलिदान और व्हाट वी कॉल सैक्रिफाइस। इसलिए कुछ कुल के अंदर कुछ ऐसे कुल होते हैं। अब भगवान श्री राम की अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम के लिए हमेशा हम वो क्या पढ़ते हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई। रघु
कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। तो एक कुल है, एक रघुकुल है, जिसकी एक रीत है, क्या कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये जब कुल की बात आती है ना, किसी रीत की बात आती है, किसी ऐसे कस्टम की बात आती है, किसी ऐसी ट्रेडिशन की बात आती है जो कल्चर टू कल्चर चली आ रही है, जो एंसेस्टर्स टू एंसेस्टर्स चली आ रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन प्लेनेट होता है? उसके लिए प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल होता है केतु। इसलिए जब लगे ना कि ये परिवार या ये कम्युनिटी जड़ से मजबूत है, इट इज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इट्स रूट्स, तो उसको रूटेड करने वाला राहु नहीं है, उसको रूटेड करने वाला केतु है। राहु का जो सक्सेस है या राहु का जो देना है वो मैटर करता है 10 साल, 20 साल, 30 साल। और जब केतु आपको कुछ देता है वो 10 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष के लिए नहीं देता, वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी देता है, वो आपको जन्म जन्मांतर के लिए देता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लैनेट केतु। तो केतु अगर 9th हाउस में है तो एक्सीलेंट फॉर गिविंग स्पिरिचुअल गाइडेंस टू समवन। इसलिए ज्योतिष जो है वो आध्यात्मिक साधना का एक पार्ट है। अब मैं अगर तुम लोगों से पूछूं कि तुम्हें क्या लगता है, हमारे पास 3 त्रिकोण है, 3 त्रिकोण कौन से? 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण है, सेकंड जो है वो अर्थ त्रिकोण है, 2, 6, 10, 3, 7, 11 क्या है? काम त्रिकोण है, और 4, 8, 12 क्या है? मोक्ष त्रिकोण है। कि केतु इन दीज हाउसेस 4, 8 एंड 12 इज अ वेरी पावरफुल केतु, वेरी पावरफुल केतु। वाई? क्योंकि केतु को किस चीज का कारक माना है? केतु को मुक्ति का कारक माना है, केतु को मोक्ष का कारक माना है। कि 3, 7, 11 जो भाव है जिसको हम काम त्रिकोण का कहते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जीवन में? डिजायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिजायर्स क्या है? हमारी इच्छा। अब इच्छाओं के घर में यदि केतु आ गया, कि आपने एक फकीर को, जो क्या हुआ है, जो किस चीज के लिए बना है? प्राप्त करने के लिए बना है या देने के लिए बना है? देने के लिए बना है। उस देने वाले ग्रह को आपने कहां डाल के रख दिया? इच्छा के घर में डाल के रख दिया। अब उसको कैसा फील होगा? वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा या बंधा हुआ फील करेगा कि यार जो गिवर हाउसेस हैं, जो देने के भाव हैं, जो देने के लिए बने हैं, वो कौन से हैं? दैट इज 4, 8 एंड 12। इसलिए ये कौन सा त्रिकोण है? ये मोक्ष त्रिकोण है। ये देने के लिए बना है त्रिकोण, ये प्राप्ति के लिए नहीं बना। क्यों? क्योंकि अगर अपने सर पर या अपने जीवन पर इच्छाओं का बोझ जो है अगर लाद लिया तो क्या मुक्त हो पाओगे? और अगर हाथ में कुछ भी ना रहा, सब खाली हो गए, सब दे दिया जो देना था, तो क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी, फ्री हो जाओगे। इसलिए केतु अपने आप को सबसे कंफर्टेबल कहां फील करता है? वो फील करता है 4 में, 8 में और 12 में। कि अगर किसी व्यक्ति के चौथे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में केतु है, और तुम कह रहे हो कि ये व्यक्ति जीवन में बहुत सक्सेसफुल हुआ है, इस व्यक्ति का झंडा बहुत बुलंद है, इसको लोग जान रहे हैं, इसकी महानता को जान रहे हैं, इसके कर्म को जान रहे हैं, इसके धन को जान रहे हैं। वो क्यों जान रहे हैं? बिकॉज ही इज अ गिवर। इसलिए वो लोग जो अपने जीवन में अथाह धन कमाते हैं, अथाह धन कमाते हैं, और अंत में आकर उनका मन ये कहता है कि सब कुछ मुझे त्याग करना है, ये वो लोग होते हैं जिनका 4 में, 8 में या 12 में केतु। इसलिए चीजों को छोड़ने की, चीजों को देने की जो ताकत केतु 4, केतु 8 या केतु 12 में है, वो किसी में नहीं है। और अगर तुम्हारे इन 4 स्थानों में, इन 3 स्थानों में, चौथे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में केतु विराजमान है, और तुम दे नहीं पा रहे हो, तुम्हारी प्राप्तियों में इच्छा ज्यादा है, तो तुम अपने बहुत पावरफुल प्लैनेट को, जो आपको पता नहीं कौन सी आध्यात्मिक उन्नति करा दे, तुम उसका गला घोट रहे हो। क्योंकि वो ग्रह तुम्हें कौन देगा? तुम्हें राहु नहीं देगा, तुम्हें केतु देगा।
तो एक बात याद रखना, वेल्थ दो ही तरह की होती है। एक वेल्थ वो है जो राहु तुम्हें देगा, और एक वेल्थ वो है जो केतु तुम्हें देगा। केतु की वेल्थ जो है वो कभी तुम्हें बांधेगी नहीं, इनफैक्ट तुम्हें फ्री करेगी, और राहु की वेल्थ क्या करेगी, तुम्हें अटैच कर देगी। जब केतु ड्रिवन व्यक्ति वेल्थ लेगा तो उसकी इच्छा क्या रहेगी कि मुझे प्राप्ति हुई है तो मुझे आगे इस वेल्थ को देना कैसे है। और ये व्यक्ति जितनी वेल्थ कमाएगा इसकी इच्छा क्या करेगी, यार और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट करे, और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट करे। वीनस राहु फैक्चुअल वेल्थ, वीनस केतु एक्चुअल वेल्थ। तो किसी भी जन्म कुंडली में अगर शुक्र राहु एक साथ देखो और किसी दूसरी जन्म कुंडली में शुक्र केतु देखो, तो एक सेंटेंस याद रखना, नहीं, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसलिए ये राहु कौन है, ये राहु बुक का कवर है, और केतु कौन है, ये केतु है बुक इनसाइड। केतु को समझने का सामर्थ्य उसी व्यक्ति में होगा जो स्वयं केतु ड्रिवन होगा, अन्यथा केतु को समझना या केतु के भेद को जान पाना इम्पॉसिबल है। लोग कहते हैं राहु रहस्य है, मूर्खता है। राहु रहस्य नहीं है, राहु ब्रह्म है। असल रहस्य केतु है। प्रकृति केतु है कि राहु है, केतु है। और ये जो हम डिस्कवरीज करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, हमने बल्ब बना दिया, ये बना दिया, ये क्या है, तो राहु है। केतु आत्मज्ञान है, केतु ज्ञान नहीं है। इसलिए उत्पत्ति के रहस्य को जानना विज्ञान से संभव नहीं है, ये बात याद रखना। इसलिए जिन रहस्यों को एक योगी जान लेता है वो एक साइंटिस्ट नहीं जान पाता, बशर्ते उस साइंटिस्ट के ऊपर केतु की कृपा हो, वो खुद भी एक आध्यात्मिक आत्मा हो, तो एक बात अलग है। लेकिन केतु के रहस्य को एक केतु ड्रिवन व्यक्ति ही जान पाएगा, राहु ड्रिवन कभी नहीं जान पाएगा। तुम दो लोगों को देखोगे, एक जिसका शनि राहु के साथ है, एक जिसका शनि केतु के साथ है। प्रोफेशनली राइज कौन ज्यादा करेगा? अब तुम कहोगे कि सैटर्न राहु तो राइज कर रहा है, सैटर्न केतु राइज नहीं करेगा। केतु का जो ऑब्जर्वेशन है, राहु कैसा दिखेगा तुम्हें? राहु हर जगह दिखाई देगा। इसलिए हम राहु को लेकर क्या बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। बट केतु वो इन्फ्लुएंस है जो दिखता नहीं है लेकिन काम करता है। तुम्हारे इंजेक्शन लगाया करके कोई मेडिसिन जो है वो तुम्हारी बॉडी में डाल दी, ये राहु है, केतु है? राहु है। दिख रहा है ना, इंजेक्ट किया है, बॉडी को ठीक करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उस बॉडी को ट्रीट करने में कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी का कुछ हार्म भी होगा? और दूसरी तरफ एक स्पिरिचुअल जगह है जहां पर दुनिया मेडिटेट कर रही है, वहां तुम बैठे और वहां 1 घंटे बैठने के बाद बिना शरीर के कुछ लगे तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर जो है वो रिजेनोवेट हो गया। वो क्या है? वो केतु है। अब ये किन लोगों के लिए काम करेगा? ये उन लोगों के लिए काम करेगा जिनका केतु किस घर में होगा? जिनका केतु 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस में होगा। 4, 8, 12 का केतु कैसा है? श्रेष्ठ है। लेकिन 1, 5, 9 का केतु कैसा है? 4, 8, 12 से थोड़ा कम लेकिन बहुत अच्छा केतु। इफ यू हैव केतु इन 1st हाउस, केतु इन 5th हाउस, केतु इन 9th हाउस, then you have a very good केतु। Why? Because जब स्वयं को समझने की बात आएगी, स्वयं के जीवन को समझने की बात आएगी, और ये सब स्वयं को समझना या ज्ञान को समझना या अपने ज्ञान को बढ़ाने का ये जो फिलॉसफी है, ये किस त्रिकोण में है? ये धर्म में है, अर्थ में है, मोक्ष में है या काम में है? ये धर्म त्रिकोण में है। क्योंकि धर्म त्रिकोण का अर्थ क्या है कि तुम्हें राइचियसनेस के बारे में अवगत कराना, सही
गलत के बारे में अवगत कराना। अब वहां पर कौन है? वहां पर तुम्हारा केतु है, जो कहां बैठा है? 1 में, 5 में, 9 में। कि जिनका फर्स्ट हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में केतु है और वो वास्तविक रूप से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, वो इस बात का अनुसरण कर सकते हैं कि ज्योतिष के अध्ययन करने के बाद उनके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। उन्होंने जीवन को, जिस दृष्टिकोण से वो जीवन को आज तक देख रहे थे, उस दृष्टिकोण को ही उन्होंने पूरा बदल दिया होगा। अब उनको चीजें कुछ अलग लगने लगी होगी। वो जो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर थी, वो फ्रस्ट्रेशन आज उनके अंदर नहीं है। वो जो माइंड में उनके चित्त में जो समाया रहता था हमेशा कुछ अलग सा, वो आज उनके चित्त में नहीं है। वो जिस तरीके से लाइफ को देख रहे थे, वो देखने का दृष्टिकोण आज वैसा नहीं है। ये किनके साथ होगा? ये उनके साथ होगा जिनका केतु 1st में, 5th में या 9th में। बोल रहा हूं कि जब आपकी कुंडली में 4, 8, 12 में केतु होगा, 4, 8, 12 में, तो ऐसे आदमी को ज्योतिष क्यों करना चाहिए? ऐसे आदमी को ज्योतिष इसलिए करना चाहिए कि वो जीवन में कुछ बहुत धन ज्योतिष के माध्यम से कमा लेगा, या इसलिए करना चाहिए कि जिस ज्योतिष को ये आज कर रहा है, यही ज्योतिष आगे चल के इसकी आध्यात्मिक साधना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा। और जिस व्यक्ति के 1st हाउस में केतु होगा, 5th हाउस में केतु होगा, 9th में केतु होगा, उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व, उसका ज्ञान, उसकी समझ, इन सब चीजों में वृद्धि होगी। कब होगी? जब वो ज्योतिष या किसी भी आध्यात्मिक साधना के अंदर जाएगा। और 159 का केतु क्या करेगा? 159 का केतु मुक्त तो नहीं कराएगा, लेकिन हां, इस जीवन को समझने में, लोगों को समझने में तुम्हारी हेल्प कर देगा। कैसा? तुम्हारा 5th भाव में केतु है और तुम्हारी ज्योतिषीय समझ अच्छी हो गई, और कोई व्यक्ति आकर तुमसे दुर्व्यवहार करके चला गया, तो तुम उसका ठीकरा किसके सर फोड़ोगे? उस व्यक्ति के सर नहीं फोड़ोगे। तुम कहोगे यार इसके ग्रह नक्षत्र ही ऐसे हैं, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? इसलिए जब 1, 5, 9 में केतु होगा ना, तो तुम्हारी समझ तुम्हें कुछ ऐसा विचार तुम्हारे अंदर डाल देगी कि तुम्हें जीवन व्यतीत करने में एक आसानी हो जाएगी। यू हैव 2, 6, 10 में केतु, 3, 7, 11 में केतु। ये क्या हो गया? ये अर्थ त्रिकोण हो गया। अर्थ त्रिकोण जो किस चीज के लिए है? दिस इज फॉर योर लिविंग या फाइनेंस। भाई आप अपना जीवन व्यापन किससे करोगे? धर्म के? क्या धर्म से, क्या राइट या उचित या अनुचित का विचार करके आप अपना जीवन व्यापन कर लोगे? नहीं कर लोगे ना। जीवन व्यापन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिएगा? तुम्हें वित्त चाहिएगा। यू विल हैव टू हैव फाइनेंस। तो फाइनेंस कम्स फ्रॉम विच त्रिकोण? 2, 6, 10। और तुम्हें जो जीवन में अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी है, जो जीवन में तुम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करोगे, वो किससे करोगे? 3, 7, 11 से करोगे। तो अगर किसी के 2nd हाउस में केतु है, 6th हाउस में केतु है, 10th हाउस में केतु है, और 3rd में केतु है, 7th में केतु है, 11th में केतु है, ये व्यक्ति क्या करेगा? क्या ये व्यक्ति ज्योतिष के द्वारा धन कमाएगा? और क्या ज्योतिष पढ़ने से उसके प्रोफेशन में कुछ वृद्धि होगी? बिल्कुल होगी। और अगर किसी के 3, 7, 11 में है, तो क्या केतु को यूज करके उसको इच्छाओं की प्राप्ति या जीवन में कुछ लाभ होगा? इस दुनिया में ज्योतिषीय उपायों से, जो ज्योतिष के उपाय करते हैं ना जो लोग, उसमें सबसे ज्यादा जो ज्योतिष उपायों से फायदा मिलता है किन लोगों को मिलता है जानते हो? जिनका केतु दूसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में हो, या तीसरे घर में, 7वें घर में, 11वें घर में। ये लोग जब जब ज्योतिष का उपाय करेंगे, जब जब ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करेंगे, इनको कोई ना कोई लाभ अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि यहां केतु इनको बांधने, यहां केतु इनको मुक्त करने नहीं आया 4, 8, 12 की तरह, ना ही इनको आत्मज्ञान देने आया है 1, 5, 9 की तरह। यहां वो क्या करने आया है? यहां वो क्या करने आया है? यहां वो
उनके प्रोफेशन को सही करने आया है। यहां 2, 6, 10 में वो क्या करेगा? प्रोफेशन को सही कर देगा, और 3, 7, 11 में क्या कर देगा? वो लाभ ही लाभ करवाएगा। इसलिए जिस व्यक्ति का केतु तुम्हें 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस में मिलेगा ना, वो तुम्हें रेमेडीज की बहुत स्टोरीज बताएगा। जैसे जैसे जीवन का त्रिकोण बदला, जैसे जैसे धर्म त्रिकोण बदला, जैसे जैसे अर्थ त्रिकोण बदला, जैसे जैसे काम त्रिकोण बदला, मोक्ष त्रिकोण बदला, तो क्या हुआ? एक फिलॉसफी ही अलग हो गई। तो केतु सबके पास है, सबके चार्ट में है, लेकिन सबके लिए कार्य कुछ अलग कर रहा है। केतु एक वो प्लेनेट है जो आपको जीवन की हर समस्या से मुक्त कर सकता है। अगर राहु तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर क्षण तंग कर रहा है, अगर राहु तुम्हें जीवन में हर क्षण तंग कर रहा है, तो उस राहु का उपचार किसी ग्रह के पास नहीं है, उस राहु का उपचार इस ग्रह के पास है, केतु के पास है। अगर राहु 9 ग्रहों में किसी ग्रह के सामने नतमस्तक होता है, तो वो कोई और ग्रह नहीं है, वो केतु। सिर्फ राहु और केतु ही 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका उपाय एक दूसरे से होता है। याद रखना ये बात। अगर जीवन में कोई समस्या बार बार तुम्हें भ्रमित कर रही है, बार बार भ्रमित कर रही है, तुम 24 घंटे एक चीज को लेकर डर रहे हो, बार बार भ्रम की अवस्था तुम्हारे सामने आके खड़ी हो रही है, तुम्हें एक ग्रह को जागृत करने की आवश्यकता है। किसको? केतु को, क्योंकि राहु तो ऑलरेडी जागृत है ना, और उसके ही जागृत होने से तुम्हारी यह स्थिति है। तो तुम्हें रिक्वायरमेंट किसकी है? तुम्हें रिक्वायरमेंट केतु की है। इसलिए इस दुनिया के बड़े बड़ी जो महान हस्ती है, जिनको हम बहुत महान मानते हैं, किस सेंस में महान मानते हैं, चाहे पैसे के सेंस में महान मानते हैं, चाहे पावर के रूप में महान मानते हैं, वो सारे के सारे लोग अपना शीश कहां झुकाते हैं? वो सब के सब लोग अपना शीश एक संत के आगे झुका देते हैं। लेकिन केतु एक ऐसा रत्न है, और केतु में क्या, क्राइसोबैरल जो है बेसिकली, वो किसी को पहना दो, किसी को पहना दो, सुबह पहनाओ, शाम को उसका व्यक्तित्व चेक कर लेना, 360 चेंज मिलेगा, उसकी मानसिकता बदल जाएगी। क्यों बदलेगी जानते हो? कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रमित कौन करेगा? राहु करेगा। और जो आदमी पूरी तरह भ्रमित है, पूरी तरह डरा हुआ है, पूरी तरीके से अलग सी एक मानसिक स्थिति लेकर बैठा हुआ है, उसको एक बार यदि उसको केतु की एक्टिवेशन कराओगे, अलग हो जाएगा। अब तुम मुझसे पूछोगे कि क्या ये रत्न की एक्टिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मैं ये कहूंगा कि रत्न की एक्टिवेशन जो है वो एक सेकेंडरी एक्टिवेशन है, यानी कि व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता जो केतु की जागृति करें, इसलिए हम रत्न पहना सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि अगर किसी का राहु उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको कंसल्टेशन के टाइम पर किस ग्रह की जागृति की आवश्यकता है, तो आंसर याद रखना, द आंसर इज केतु। आपका राहु आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप गए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, उपाय नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो आपको उपाय नहीं लेने दे रहा? राहु। और इसको ठीक कौन करेगा? ये। और ये क्या है? आपके रूट्स है, जिसको आज की डेट में हम क्या कहते हैं? एंसेस्टरी कहते हैं, जो हमारे पितृ हैं। इसलिए जिन लोगों को यह लगता है कि वंश वृद्धि या कुल की वृद्धि किसी और ग्रह का काम है, उनको यह समझना होगा कि वंश वृद्धि और कुल की वृद्धि का एक ही कारक ग्रह है, वो है केतु। इसलिए अगर किसी का वंश नहीं बढ़ रहा है, अब मैं एक लॉजिक पर आता हूं। लाल किताब में एक बहुत अच्छा उपाय है, इसको समझना, इस बात को, तुम्हारे काम आएगा सब लोगों के। जैसे मैंने बताया कि हमारे नॉर्थ इंडिया में जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको देवता के रूप में पूजते हैं, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में लोगों के कुल पुरोहित होते हैं। कुल पुरोहित समझते हो क्या होता है? कुल पुरोहित, कुल पुरोहित से मैं एक लॉजिक बताता हूं। व्हाट इज कुल पुरोहित? कुल पुरोहित मीन्स कि मान लो मेरी एक एंसेस्टरी है, मेरे दादा, मेरे परदादा, ये लोग, सपोज ये लोग किसी ब्राह्मण को पूजते हैं, किसी ब्राह्मण को उन्होंने पूजा, यानी कि उस ब्राह्मण को
जिसने घर में आकर इनके काज वगैरह करवाए। भाई शादी ब्याह है तो वो ब्राह्मण आ गए, कोई और नामकरण संस्कार है तो वो ब्राह्मण आ गए। तो वो कौन से ब्राह्मण हो गए? वो कुल के ब्राह्मण हो गए, वो कुल के हो गए, मतलब वो ब्राह्मण जिनको एंसेस्टर्स ने पूजा है। ये जो ब्राह्मण होते हैं ना, इनके अंदर प्योर केतु की एनर्जी होती है, क्योंकि ये तुम्हारे कुल से जुड़े हुए हैं। लाल किताब क्या कहती है? केतु अगर चतुर्थ भाव में है, केतु ग्रह अगर चतुर्थ भाव में है तो क्या होगा? तो कुल पुरोहित के आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। अब सोचने वाली बात है कि केतु 4 में लाल किताब जैसी पुस्तक ने यह बात किस बेसिस पर बोल दी कि चौथे घर में यदि केतु है तो कुल पुरोहित के आशीर्वाद से पुत्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चौथे घर में काल पुरुष कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? वो है बृहस्पति। और केतु किसका कारक है? कुल का कारक है। अब जो लोग कर्मकांडी काम कर रहे हैं, कर्म कांड के काम कर रहे हैं, वो कौन है? वो बृहस्पति है। लेकिन यहां वो किस बृहस्पति की बात कर रहा है? यहां वो उस बृहस्पति की बात कर रहा है जो तुम्हारे कुल से संबंध रखता है। इसलिए चतुर्थ भाव का केतु अगर अपनी वंश वृद्धि चाहता है तो अपने कुल पुरोहित को जाकर पूजे। अगर किसी जन्म कुंडली में केतु तीसरे भाव में हो, केतु 3rd हाउस में हो और फीमेल चार्ट हो, अगर केतु किसी फीमेल के 3rd हाउस में हो ना, तो बहुत हद तक ये एक कंडीशन बन जाती है कि अबॉर्शन या मिसकैरेज जो है वो हो जाए। केतु 3rd का है, 2nd हाउस बैंकिंग का है, 2nd हाउस वेल्थ का है। तो कई दफा जिन लोगों के 2nd हाउस में केतु होगा ना, तुम उनके पास पुरानी करेंसी, पुराने नोट या अलग सी करेंसी, एंटीक सी करेंसी, कुछ और तरह की करेंसी ऐसी देखने का तुम्हें एक मिलेगा, एक अवसर मिलेगा ऐसे लोगों के पास उस तरीके की करेंसी देखने का। तो पुराने लोग क्या करते थे, कई लोगों के अंदर एक हैबिट हुआ करती थी, क्या कि वो एक ही नंबर जैसे जो नोट होते हैं, एक ही नंबर जैसे, तो कई सारे नोट ऐसे इकट्ठे कर लेते थे। तो उनको बड़ा एंटीक चीजों को एक्युमुलेट करने का, इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। यार ये चीज एंटीक है, इसको मैं इकट्ठा करता हूं। तो ये तुम्हें केतु 2nd हाउस वाले व्यक्ति के पास बहुत देखने को मिलेगी। 10th हाउस का केतु बहुत चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि तुम्हें काम में टिकने नहीं देता। केतु किस चीज का कारक है? डिटैचमेंट का कारक है। केतु क्या? मुक्ति है ना। अब तुम कैसा ग्रह चाहोगे 10th हाउस में? वो जो तुम्हें काम से जोड़ के रखे, या ये कहे कि यार क्या रखा है काम में? जोड़ के कौन ज्यादा रखेगा 10th में, राहु या केतु? राहु रखेगा यार। 10th हाउस में राहु जैसा ग्रह चाहिए, केतु जैसा चाहिए? राहु जैसा चाहिए। राहु क्या करेगा? नहीं करना है भाई, काम करना है। केतु कहेगा क्या कर लेंगे, काम करके कौन सा क्या हो जाएगा, तो मुक्त होना अच्छा लगता है, ही वांट्स टू लिबरेट। तो गया, एक जगह काम किया, अरे नहीं यार मन नहीं लग रहा है, फिर गया, यार मन नहीं लग रहा है। ये कब तक उसके साथ होता रहेगा? तब तक होता रहेगा जब तक वो किसी आध्यात्मिक काम को या मेडिकल काम को या एस्ट्रोलॉजी को या किसी भी ऐसे काम को जो सर्विस बेस्ड हो, जो सेवा से जुड़ा हुआ हो, उसको नहीं करता, तब तक ऐसे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में बदलाव आते रहे। वो 10 दिन एक काम करेगा, 11वें दिन बोलेगा यार मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। इसलिए केतु 10 वाले व्यक्ति को पहचानना है। ये वो व्यक्ति हैं जो कभी किसी काम को जब शुरू करते हैं तो ये शुरू इस सेंस में करते हैं कि अगर तुमने 10 दिन शुरुआत के इनके देख लिए ना, तो तुम्हें ये लगेगा कि ये कहीं एम्पायर ही ना खड़ा कर दे। ये इतनी शिद्दत से लगते हैं उस काम में। केतु 10th में, मतलब इनकी जो शुरुआत होती है ना, एक 2 वर्ड कहे गए ना, एक आगाज और एक अंजाम। तो इनका जो आगाज होता है ना, बड़ा भयंकर होता है। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा है वैसा है, तो किला फतेह कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। 10 दिन ऐसा लगेगा कि ये 11वें दिन किला फतेह है। 11वें दिन ये बोलेंगे नहीं भाई किला तो बहुत दूर है, फिर कभी बात करेंगे किला फतेह करने की। ठीक है, तो दैट इज व्हाई, इसलिए 10th हाउस में यू नीड टू हैव
इंस्टेड ऑफ केतु। अगर आपको सक्सेस लेनी है, ऐसा नहीं है कि भाई 10th हाउस का केतु वाला सक्सेसफुल नहीं होगा, इट इज ऑल कि उसकी मेंटालिटी कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है। 9th हाउस का केतु, जैसा मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल क्षेत्र में काम करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि 9th हाउस वाला केतु जो आपको उपाय देगा वो बहुत अच्छे से उपाय देगा और अपनी आध्यात्मिक समझ के अनुसार देगा, आध्यात्मिक समझ के अनुसार देगा। केतु कौन से घर में? चौथे घर में। चौथा घर किसका होता है? काल पुरुष की कुंडली में अगर रिश्तों को देखा जाए तो चौथा घर किसका है? मदर का है। तो मदर के अंदर क्या होता है? मातृत्व होता है। अब जिस व्यक्ति के अंदर केतु होगा ना, उसके अंदर जब गिवर की एक क्वालिटी आएगी ना, जब एक देने का भाव आएगा, तो वो देने का कौन सा भाव होगा? जो एक माँ के अंदर होता है। एक माँ का भाव कैसा होता है अपने संतान के प्रति? इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, इसकी केयर करनी है, इसको नर्चर करना है, मातृत्व के लिए इसके साथ में रहना है। केतु चतुर्थ भाव में वही करेगा। जब इस व्यक्ति के अंदर देने का भाव आएगा तो वो देने का भाव ठीक वैसा होगा जैसा एक मां का होता है। तो चतुर्थ भाव का केतु मां का वो रूप है जो देने के लिए बना है। अब ये यदि आपके अंदर है और आपका केतु चौथे घर में है, तो आपसे सक्सेसफुल जीवन में कोई नहीं होगा। आप आज नहीं तो कल सफल होंगे ही होंगे। कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लगन में अगर किसी के केतु है तो केतु कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। केतु कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कॉर्नर चीजें होती है। तो जब भी लगन के केतु का प्रभाव होगा ना, तो आपके जीवन में कॉर्नर के प्रभाव बहुत होंगे। कॉर्नर के प्रभाव कैसे? घर कॉर्नर में होगा, घर कॉर्नर में हो सकता है। फ्लैट जो है वो टावर बना हुआ है, टावर के एक कॉर्नर में हो सकता है। तुम्हारा घर जो है, उस घर के अंदर तुम्हारा जो रूम है पर्टिकुलरली, उस रूम के तुम कॉर्नर में हो सकते हो। सेकंड का मैंने तुम्हें बताया कि वो एंटीक चीजें और वो सब चीजें। और सेकंड केतु की एक पहचान है, सेकंड केतु की एक पहचान है, ये व्यक्ति को ट्रैवलिंग से बहुत पैसा आता है। सेकंड केतु वाले व्यक्ति को ट्रैवलिंग से बहुत पैसा आता है। ये इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमता रहेगा, इसको बहुत पैसा आएगा। थर्ड हाउस का केतु, इन केस ऑफ अ फीमेल, इन केस ऑफ अ फीमेल थर्ड हाउस का केतु क्या करता है? सेकंड या थर्ड चाइल्ड को अबॉर्ट करा देता है। मेल चार्ट में यदि होगा या फीमेल चार्ट में होगा या किसी के भी चार्ट में होगा, तो उसको लोअर बैक में या पैरों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा देखने को मिलेगा तुम्हें। फोर्थ हाउस का केतु क्या करेगा? बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। क्या? फोर्थ हाउस का केतु और 10th हाउस का राहु। क्यों? क्योंकि जब फोर्थ में केतु होगा तो राहु कहां होगा? 10th में होगा। तो ये आदमी की डुअल पर्सनालिटी होगी, ये आदमी की एक डुअल पर्सनालिटी होगी। कैसे होगी? ये बाहर की दुनिया में जहां लोग इसको देखते हैं काम करते हुए, यहां इसकी पर्सनालिटी कुछ अलग पर्सनालिटी होगी। लेकिन जब ये घर के अंदर रहता है तो इसकी पर्सनालिटी अलग हो जाती है। इसलिए केतु 4 और राहु 10 को देखना है तो उसका एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं मैं। केतु चौथे घर वाला व्यक्ति जब 4 दीवारी के अंदर होगा अपने घर की, तो इससे इंट्रोवर्ट आदमी दुनिया में कोई नहीं है। और जब ये 4 दीवारी के बाहर अपना काम करने आएगा तो इससे एक्सट्रोवर्ट आदमी कोई नहीं है। तो घर में अगर देखोगे तो लगेगा कोई संत अपना जीवन जी रहा है, और जब बाहर अपना काम करते हुए देखोगे तो कहोगे अरे यार काहे का संत है, ये तो लाइमलाइट में रहता है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी भीतरी दुनिया कौन सा घर है, चौथा के 10th? चौथा, क्योंकि वो तुम्हारा मन, हृदय ये है। वहां कौन विराजमान है? वहां केतु विराजमान है, राहु विराजमान नहीं।
पंचम भाव में केतु क्या करता है? यह आपको हाईली इंट्यूटिव बनाता है, इंट्यूशन देता है, पूर्वाभास। छठे भाव का केतु क्या करेगा? आपको वो बीमारी देगा जो डायग्नोज ना हो सके, जिसका कारण ना पता चल सके। सेवंथ हाउस का केतु क्या करेगा? सेवंथ हाउस का केतु या तो आपको शादी के ख्याल से भी दूर कर देगा, आपका मन करेगा नहीं विवाह नहीं करना है, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। केतु है ना सेवंथ हाउस में, मुक्त होना चाहता है सप्तम भाव से। इसलिए जब सप्तम भाव में केतु हो तो ऐसे में व्यक्ति के पार्टनर का आध्यात्मिक होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा प्रॉब्लम आएगी। अष्टम भाव में यदि केतु है तो अगेन लोअर बैक, जो रेक्टम एरिया होता है, शरीर का जो रेक्टम एरिया है जहां पे आपके जेनाइटल पार्ट्स होते हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है। नाइन्थ हाउस का केतु, मैंने एट्थ हाउस के केतु की एक बहुत अच्छी विशेषता होती है, ऐसे व्यक्ति को किसी की डेथ का इंट्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है, ये आदमी मरने जा रहा है। अष्टम भाव के केतु को बहुत अच्छे से हो जाएगा। इंट्यूशन कौन सा प्लेनेट है? आठवां घर, सॉरी केतु। और मृत्यु आती कहां से है? अष्टम भाव से, एट्थ हाउस से। वहां कौन बैठ गया? केतु। तो क्या होगा, जब भी कोई मृत्यु होने को होगी तो इंट्यूटिवली इसके कान खड़े हो जाएंगे, यार कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है। नाइन्थ हाउस का केतु प्रथम नर संतान देता है, कई दफा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। ज्योतिष के लिए, अध्यात्म के लिए श्रेष्ठ है। नर संतान होने के बाद भाग्य की उन्नति भी होती है। कुल वृद्धि कराने वाला केतु है, कुल की वृद्धि कराता है। इन लॉज बहुत हाईली प्लेस्ड इन लॉज मिलते हैं, एफ्लुएंट होते हैं, पैसा होता है इन लॉज के पास, नामी होते हैं, लोग जानते हैं उनको कि भाई दे आर सो रिच। 10th हाउस की केतु की प्रॉब्लम मैंने तुम्हें बता दी। 11th हाउस का केतु कैसा है? क्या बोलोगे 11th हाउस के केतु को? मदर समटाइम्स विल नॉट बी गोइंग टू हैव अ गुड लाइफ। बहुत अच्छा जीवन नहीं रहने देता है मदर का। अगर तुम्हारे नर संतान हो गई तो उसके बाद ये तुम्हें वो चीजें भी देगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी, मतलब मटेरियलिस्टिक सेंस में इतने गेन्स कराएगा तुम्हारी जो एंसेस्टर साइड होती है, मैटरनल या पैटर्नल, 11th हाउस केतु में उनका बड़ा नाम होता है। क्योंकि केतु क्या? केतु ध्वजा है, ध्वजा किसकी होगी? झंडा किसका होगा? जिसको लोग जानते होंगे। तो मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड पे बहुत रईसी होती है, मतलब एफ्लुएंट, हाईली एफ्लुएंट। 12th हाउस का केतु एक्सीलेंट, बेस्ट प्लेसमेंट फॉर केतु। इससे अच्छा केतु नहीं हो सकता। ये इतना पावरफुल केतु है, इतना पावरफुल केतु है कि अगर आप ईश्वर की शरण में चले गए तो अगर पूरा जगत आपका शत्रु हो गया, पूरा जगत आपका शत्रु हो गया, तो स्वयं ईश्वर जो है वो जगत का शत्रु हो जाएगा। बट अगेन द कंडीशन इज यू नीड टू बी आध्यात्मिक। तुम्हें नहीं लड़ना है, तुम्हें नहीं बहस करनी है, तुम्हें विद्रोह नहीं करना है। 3 लोगों के प्लेसमेंट्स को छेड़ो मत, दूर हो जाओ। जुपिटर इन 11th, राहु इन 6th, राहु इन 10th। डोंट टच दीज प्लैनेट्स। अगर ये तुमसे खुद रिवेंज लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मर्जी डैमेज कर देना। बट अगर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए और इन्होंने बोला रिवेंज मैं नहीं लूंगा, तो भगवान बोलेगा तू पीछे हट,
मुझे आने दे, मैं बात करता हूं सामने वाले से। These are so powerful planets, so powerful placements. 1% है अभी जो केतु को हमने स्टडी किया है। अगर केतु को स्टडी करने बैठ गए, केतु को सुनने बैठ गए, तो जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन केतु को सुनने के लिए शब्द कम नहीं पड़ेगा, ऐसा ग्रह है। लेकिन इस जगत की आयरनी ये है, हम लोगों का दुर्भाग्य ये है कि हमने इसी ग्रह को ग्रहों की श्रेणी में सबसे एंड में लगाया हुआ है, जबकि जो इस समस्त संसार की जो रचना हुई है, जो तारों और नक्षत्रों का चयन किया गया है, उन नक्षत्रों की श्रेणी में भी जो सबसे पहला नक्षत्र आता है वो अश्विनी आता है, वो केतु का है। इसलिए केतु मुक्ति भी है और केतु आरंभ भी है। इसलिए आरंभ भी केतु से करोगे और मुक्ति भी केतु से मिलेगी। लेकिन इस ग्रह को समझने के लिए वो जो एक मनस चाहिए, एक जो चित्त चाहिए, वो चित्त नहीं है किसी के पास। क्योंकि हमारे पास तो बाकी सब चीजों के अलावा टाइम ही नहीं है ना। हम कहां से बात करें देने की, हम कहां से बात करें त्याग की, हम कहां से बात करें बलिदान की। ये तो वो बातें हैं ना जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन करे कौन यार। क्या होता है देना? पहले ले तो ले, कुछ देने से क्या होगा? वो केतु है। जब समझ में आएगा तो सारे ग्रह खराब और यही ग्रह अच्छा लगना लगेगा। लेकिन शॉर्ट में बाकी सभी ग्रहों के साथ में इसकी युति क्या करती है, उसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। छोटा सा, क्या अगर किसी का बुध केतु के साथ है और वो ज्योतिष पढ़ रहा है, तो यकीन मानना ज्योतिष पढ़ते समय जो तुम्हें आनंद प्राप्त होगा, जो तुम्हें खुशी प्राप्त होगी, वो कभी नहीं होगी। इसमें कैट मत लगाना, अपनी बुद्धि मत लगाना कि अच्छा मरकरी मेरा 4th में है, केतु 8-12 में है तो 159 से कनेक्ट हो गया। ये मैं कंजंक्शन की बात कर रहा हूं कि बुध और केतु अगर एक स्थान पे है, तो अगर बुध और केतु तुम्हारे एक स्थान पे है तो क्या होगा, तुम जब भी कोई चीज पढ़ोगे, जब भी किसी चीज की शिक्षा लोगे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें मुक्ति की एक फीलिंग आएगी। तुम्हें लगेगा नहीं यार कुछ नहीं चाहिए। तो मरकरी केतु वाला अगर ज्योतिष पढ़ रहा है और अचानक से तुम उसको बोल रहे हो सुन लंच टाइम हो गया, सुन ये खाना खा ले, तो उसको कैसा लगेगा? बोले निकल जा भाई, यहां से निकल, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को पढ़ने दे। शनि केतु वाला क्या करेगा? जब वो अपना कर्म कर रहा है, जिस समय वो अपना कर्म कर रहा है, उस समय उसको कोई नहीं चाहिए। उस टाइम डू नॉट डिस्टर्ब दिस पर्सन। केतु, शुक्र केतु, जितना धन इस व्यक्ति के पास आएगा, जितना ये व्यक्ति धनी होगा, उतनी ही इसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी। ऐसा कभी होता है क्या धन से किसी को आध्यात्मिक बनते देखा कि अरे धन आ रहा है, पैसा आ रहा है और आदमी आध्यात्मिक हो गया? क्या बात कर रहे हो यार, मजाक चल रहा है क्या? नहीं, जिसके पास शुक्र केतु है उससे पूछो ना कि जब से इसके पास पैसा आया है, जब से इसको फाइनेंशियल अपनी अपलिफ्टमेंट मिली है, तब से इसका अपना मनस कैसा है, ये आपको शुक्र केतु से पता चलेगा। क्योंकि केतु तुम्हारी जड़ है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये तुम्हारी जड़ है, ये तुम्हारी रूट्स है, ये तुम्हारा डीएनए है, ये तुम्हारी एंसेस्ट्री है। और अगर तुम स्वयं के बारे में भी सोचोगे तो स्वयं के लिए भी आवाज यही आएगी कि यू आर द एंसेस्टर हु इज क्रिएटिंग द ब्लूप्रिंट फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। आप ही वो पितर हैं जो अपने आने वाली जनरेशन का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। तब तुम्हें समझ में आ जाएगी कि केतु की महानता, उसकी महत्वता क्या है।